गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम शेरशाह सूरी व शूर साम्राज्य के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि शेरशाह कौन थे। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद था। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद था। इनके पिता सासाराम बिहार के जमींदार थे और शेरशाह को शेरखां की उपाधि दी गई थी। शेरखां की उपाधि किसने दी थी? बहार खां ने। और बहार खां कौन थे? दक्षिण बिहार के सुल्तान थे। बहार खां ने शेरशाह को शेरखां की उपाधि दी। क्यों दी? क्योंकि शेरशाह ने निहत्थे शेर को मार दिया था, इसलिए बहार खां ने इसे शेरखां की उपाधि दी थी। तो शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था और इनको शेरखां की उपाधि किसने दी? बहार खां ने। क्यों दी थी? निहत्थे शेर को मारने के कारण ये शेरखां की उपाधि दी। अब हम शेरशाह के विजय अभियान के बारे में देखते हैं कि शूर साम्राज्य के संस्थापक कौन है? शूर साम्राज्य के संस्थापक कौन है? शेरशाह। शेरशाह ने शूर साम्राज्य की स्थापना कैसे की थी? 1540 में बिलग्राम व कन्नौज का युद्ध हुआ था। इनके मध्य? शेरशाह और हुमायूं के मध्य, जिसमें हुमायूं पराजित हुए थे और शेरशाह ने अफगानों की शक्ति में वृद्धि करके शूर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो शेरशाह का शासन काल था 1540 से 1544 तक। अब शेरशाह द्वारा कौन कौन से विजय अभियान किए गए? सबसे पहले शेरशाह ने मालवा पर अधिकार किया। शूर साम्राज्य की स्थापना करके मालवा पर अधिकार किया और उसके बाद में गिरी सुमेर युद्ध हुआ। गिरी सुमेर युद्ध कब हुआ था? 1544 में हुआ था। किनके मध्य हुआ था? मालदेव और शेरशाह के मध्य हुआ। शेरशाह ने छल कपट से जाली पत्र लिखे और एक मालदेव के डेरे में और एक मालदेव के सेनापति थे जेता और कुंपा, तो जेता और कुंपा के डेरे में डाल दिया। मालदेव शेरशाह का जाली पत्र पढ़ करके डेरे से भाग गया था। जेता और कुंपा ने स्वामी भक्ति का परिचय दिया और डट कर युद्ध किया। शेरशाह और वीरगति को प्राप्त हुए। शेरशाह बड़ी मुश्किल से गिरी सुमेर युद्ध में विजय हुआ। तब उन्होंने कहा, जेता और कुंपा की वीरता को देख करके और उनकी स्वामी भक्ति को देख करके शेरशाह ने कहा कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की सल्तनत को खो देता। तो उस गिरी सुमेर युद्ध करके शेरशाह ने अजमेर, जोधपुर और मेवाड़ पर अधिकार किया। उसके बाद में शेरशाह ने 1544 में कालिंजर का युद्ध दिया। कालिंजर का युद्ध कब हुआ था? 1544 में। तो कालिंजर युद्ध में बारूद में विस्फोट होने से शेरशाह की मृत्यु हो गई। शेरशाह के विजय अभियान में सबसे पहले शेरशाह ने शूर साम्राज्य की स्थापना है वो किस युद्ध से की थी? कन्नौज व बिलग्राम के युद्ध से की थी। हुमायूं को पराजित करके शूर साम्राज्य की स्थापना की। उसके बाद शेरशाह ने मालवा पर अधिकार किया। उसके बाद गिरी सुमेर युद्ध में विजय प्राप्त करके अजमेर, जोधपुर और मेवाड़ पर अधिकार किया और 1544 में कालिंजर का युद्ध हुआ और कालिंजर युद्ध में बारूद में विस्फोट होने से शेरशाह की मृत्यु हो गई। शेरशाह ने 1540 से 1544 तक मात्र 5 वर्ष शासन किया, लेकिन
शेरशाह ने एक ऐसी शासन व्यवस्था स्थापित की जिसका आगे चल करके सभी शासकों ने अनुकरण किया। तो अब हम शेरशाह की शासन व्यवस्था के बारे में देखते हैं कि सूर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था है वो किस तरह की थी। शेरशाह ने शासन किया 1540 से 1544 तक और सूर साम्राज्य कब से कब तक था? 1540 से 1555 तक था। 1544 में शेरशाह की मृत्यु के बाद उनकी पुत्री इस्लाम शाह अफगानों के शासक हुए और 1555 तक उन्होंने शासन किया और उनकी मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी अयोग्य थे और उत्तराधिकार युद्ध उनमें चल पड़ा, आपसी फूट उनमें हो गई, इसलिए अफगानों की शक्ति छीन हो गई, सूर साम्राज्य का पतन। अब हम सूर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में सबसे पहले देखते हैं केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन में सबसे पहले कौन आता है? सुल्तान। सुल्तान शासन का सर्वेसर्वा होता था। शासन की सारी शक्ति है वो किसने नियुक्त की? सुल्तान ने नियुक्त की। इसके बाद में दूसरा आता है केंद्रीय प्रशासन में मंत्री। शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए शेरशाह ने क्या किया? मंत्रियों की भी नियुक्ति की, लेकिन शेरशाह ने मंत्रियों को सीमित शक्तियां प्रदान की और 4 मंत्रियों के नए विभाग उन्होंने सृजित किए और वो कौन से थे? पहला था दीवाने वजारत, जो वित्त विभाग होता था। अर्थव्यवस्था और लगान निश्चित करना वित्त मंत्री का कार्य होता था। आय व्यय का लेखा जोखा ही रखता था। तो दीवान वजारत जो वित्त विभाग होता था, वित्त विभाग का मंत्री अर्थव्यवस्था और लगान को निश्चित करता था और वार्षिक आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। दूसरा विभाग था दीवाने आरिज, जो सैन्य विभाग था। इस विभाग का मंत्री सेना का संगठन, उनकी भर्ती करना, उनको शिक्षा देना, रसद आदि की व्यवस्था है वो दीवाने आरिज विभाग का मंत्री करता है। तीसरा था दीवाने रसालत, जो विदेश विभाग होता था और इस विभाग का मंत्री है वो विदेशों से संबंध स्थापित करता था। और चौथा है दीवाने हिंसा। दीवाने हिंसा विभाग का मंत्री है वो पत्र व्यवहार करता था, सुल्तान के आदेशों को लिखता था और उनका लेखा रखता था। ये हो गए मंत्री की 4 विभाग मंत्रियों को दिए गए थे। अब केंद्रीय प्रशासन में सुल्तान और मंत्री, उसके बाद आता है प्रांतीय शासन। प्रांतीय शासन में सबसे पहले सूबा या इक्ता की शासन करने की स्वतंत्रता है जिन राज्यों को दी गई थी उन्हें क्या कहते थे? सूबा या इक्ता कहा जाता था। कि जिन राज्यों को शासन संचालन की स्वतंत्रता प्रदान की उन्हें क्या कहते थे? सूबा या इक्ता कहते थे। और इनके प्रधान कौन होते थे? हाकिम, अमीन, ये इनके अधिकारी होते थे, प्रधान होते थे। उसके बाद में आता है सरकार, कि प्रत्येक सूबा या इक्ता है वो सरकारों में बटा हुआ था और सरकार में 2 मुख्य अधिकारी थे। एक था सिकदार या सिकदारा, जो सैन्य विभाग का अधिकारी होता था, सैन्य अधिकारी होता था। सेना का संगठन करना, उनको समुचित शिक्षा प्रदान करना इसका मुख्य कार्य था। दूसरा अधिकारी था मुंसिफ मुंसिफा, और ये मुंसिफ मुंसिफा का कार्य क्या था? ये दीवानी मुकदमों का फैसला करता था। तो ये सरकार के 2 मुख्य अधिकारी थे, सिकदार सिकदारा, मुंसिफ मुंसिफा। अब सरकार के बाद में आता है परगना। कि सरकार है वो किसमें बटे हुई थी? परगनों में बटी हुई थी। और परगने का प्रधान है वो कौन? परगने का शासन है वो किसके द्वारा चलाया जाता था? सिकदार, मुंसिफ, फौजदार और 2 कारकुन या जिनको लिपिक कहा जाता है, इनके द्वारा
परगने का शासन संचालन किया जाता था। कौन कौन होते थे? एक ठेकेदार होता था, एक मुंशी, एक फौजदार और 2 कारकुन या लिपिक होते थे। उसके बाद में आता है गांव। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन होती थी? गांव होती थी। और गांव का शासन कौन संभालता था? प्रधान और पटवारी है वो गांव का शासन संभालती थी। इनमें पंचायत होती थी। पंचायत का कार्य क्या था? शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, चिकित्सा उनकी व्यवस्था करना पंचायत का मुख्य कार्य था। ये हो गए प्रांतीय शासन में सूबा या एकता होते थे जिनको शासन करने की स्वतंत्रता प्राप्त थी। सूबा एकता सरकार में बटा हुआ था। सरकार परगनों में बटी हुई थी, परगने गांवों में बटे हुए थे। गांव सबसे छोटी इकाई होता है। उसके बाद में आता है सैन्य व्यवस्था। शेरशाह ने अपने विशाल साम्राज्य की सुरक्षा हेतु एक सुव्यवस्थित, सुशिक्षित सैन्य व्यवस्था का गठन किया था और सेना के भाग का संचालन है वो कौन करता था? फौजदार करता था। और दूसरा, शेरशाह ने घोड़ों को दागने की प्रथा को पुनः शुरू किया। घोड़े दागने की प्रथा पुनः शेरशाह सूरी के द्वारा शुरू की गई। उसके बाद आता है पुलिस एवं गुप्तचर विभाग। तो अपने राज्य की आंतरिक शांति स्थापित करने हेतु शेरशाह सूरी ने पुलिस और गुप्तचर विभाग का गठन किया। इसके बाद में आता है न्याय व्यवस्था। शेरशाह सूरी ने अपराधी को उनके वर्ग के आधार पर दंड न देकर के अपराध के आधार पर दंड दिया जाता था कि जो व्यक्ति एक अपराध करता वो किसी भी वर्ग का हो, अपराध के अनुसार ही उसे दंड दिया जाता। उसके बाद में शेरशाह सूरी की भूमि व्यवस्था। भूमि व्यवस्था में शेरशाह सूरी ने क्या किया? सबसे पहले भूमि का वर्गीकरण किया। किस आधार पर? उत्पादकता के आधार पर। तो भूमि का उत्पादकता के आधार पर वर्गीकरण किया गया और सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाली भूमि को उत्तम, फिर मध्यम, फिर निकृष्ट, इन 3 श्रेणियों में भूमि को बांटा गया। तो भूमि का वर्गीकरण किस आधार पर किया? उत्पादकता के आधार पर। उसके बाद में शेरशाह ने भूमि का नाप करवाया। भूमि को बीघों में बांटा गया और भूमि कर है वो उपज का 1/3 निश्चित किया गया। 1/3 भूमि कर है वो लिया गया और लगान को व्यवस्थित किया गया। ये था शेरशाह सूरी की भूमि व्यवस्था। भूमि व्यवस्था में भूमि का उत्पादकता के आधार पर वर्गीकरण किया गया उत्तम, मध्यम और निकृष्ट श्रेणियों में। उनके बाद में भूमि की नाप करवाई गई और 1/3 भूमि का निश्चित किया गया और उसके बाद लगान है वो व्यवस्थित किया गया। अब इसके बाद में आता है शेरशाह सूरी का सड़क व सरायों का निर्माण। सड़कों व सरायों का निर्माण। शेरशाह सूरी ने क्या किया? 4 बड़ी सड़कों का निर्माण करवाया जिनमें एक सबसे बड़ी सड़क थी वो कहां से कहां तक जाती थी? बंगाल के सोनार गांव से पेशावर तक। बंगाल के सोनार से पेशावर तक जाने वाली सबसे लंबी सड़क थी जिसको किस नाम से जाना जाता था? ग्रांड ट्रंक रोड। ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता था। और इसके अलावा शेरशाह सूरी ने सरायों का निर्माण करवाया। ये सड़क और सरायों का निर्माण। उसके बाद में शेरशाह सूरी ने क्या किया? मुद्रा में सुधार किया और उन्होंने कई टकसालों की स्थापना की और तांबे की मुद्रा चलाई। 380 ग्रेन का तांबे का एक सिक्का चलाया जिसको क्या कहा जाता था? दाम कहा जाता था। इसके बाद में
शेरशाह सूरी का साहित्य व कला में योगदान। साहित्य व कला। शेरशाह सूरी के समय मुख्य साहित्यकार कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी। और मलिक मोहम्मद जायसी की रचना कौन सी थी? पद्मावत। तो साहित्य के क्षेत्र में इनका क्या योगदान था कि इनके समय मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। कला के क्षेत्र में इनका क्या योगदान था? सासाराम बिहार में इन्होंने अपना मकबरा बनवाया था। सासाराम बिहार में एक मकबरे का निर्माण करवाया। एक झील के मध्य यह मकबरा बनवाया गया था और इसकी आकृति कैसी थी? डमरू के जैसी आकृति थी और इस पर हिंदू मंदिरों का प्रभाव हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो ये था शेरशाह सूरी का योगदान, सूर साम्राज्य की स्थापना, सूर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था। धन्यवाद।